पाश्चात्य कर्म की विधियां एवं प्रयोग। प्रधान कर्मों के उपरांत किए जाने वाले कर्म पाश्चात्य कर्म या पश्चात कर्म कहलाते हैं। इन कर्मों के अंतर्गत रोगी व्यक्ति को प्रधान कर्मों के उपरांत कराया जाता है। पश्चात कर्मों में संसर्जन कर्म, समन कर्म एवं रसायन प्रयोग का वर्णन आता है। अब पहला पश्चात कर्म क्या है? संसर्जन कर्म। वमन, विरेचन आदि पंचकर्मों के प्रभाव से रोगी व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा प्रभावित होती है तथा प्राय इस स्थिति में शरीर की जठराग्नि मंद पड़ जाती है। इस जठराग्नि को फिर से जलाने और प्रदीप्त करने के लिए रोगी को हल्का सुपाच्य एवं ऊर्जावान आहार दिया जाता है। इस अवस्था में रोगी के 12 यानी 12 अन्न काल को 7 दिनों की अवधि तक दिया जाता है। आहार की यह क्रम व्यवस्था संसर्जन कर्म कहलाती है। आचार्य चरक के अनुसार आहार व्यवस्था क्रम निम्न प्रकार है। आचार्य चरक ने आहार का व्यवस्था क्रम निम्न तरह से बताया है। जैसे वमन कर्म के पूरा हो जाने पर उसी दिन सायंकाल या अगले दिन जल से परिसिंचन कर उस शोषित या शोधित पुरुष को पुराण, लाल साटी के चावलों की सुखोष्ण मांड आदि प्रयोग करानी चाहिए। अग्नि का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जठरा अग्नि कितनी बलदायी है। दूसरे तीसरे अन्न काल यानी भोजन के काल में भी इसे ही प्रयोग कराएं। चौथे अन्न काल में उसी चावल यानी लाल साठी के चावल से सिद्ध की गई विलेपी जिसमें इसने एवं नमक न डाला गया हो या अल्प मात्रा में इसका प्रयोग कराएं तथा गुनगुने जल का प्रयोग भी कराना चाहिए। पांचवें एवं छठे आहार काल में भी यही द्रव्य देने चाहिए। सातवें आहार काल में वैसे ही चावलों से तैयार 2 भात को इसने एवं नमक युक्त मूंग के पतले सूप या पानी से प्रयोग कराना चाहिए और उष्ण जल का भी प्रयोग कराना चाहिए। 8वें 9वें आहार काल में भी यही उपरोक्त प्रयोग कराना चाहिए। 10वें आहार काल में लघु मांस, छोटी मछलियों या पंछियों के मांस, लाव आदि के मांस रस को नमक आदि से मिलाकर स्नेह युक्त करके थोड़ा चावलों के साथ प्रयोग कराना चाहिए। 11वें 12वें अन्न काल में उष्ण जल के अनुपात से ही यह प्रयोग कराना चाहिए। सामान्यतः चिकित्सक या चिकित्सा व्यवहार में 4th या 5th डे संसर्जन कर्म व्यवहार में लेते हैं। प्रथम दिन सायंकाल बिस्कुट एवं फल रस आदि, अगले दिन प्रातः सब्जियों का सूप, दलिया, सायंकाल दालों का पानी एवं अत्यंत पतली खिचड़ी। तीसरे दिन पुनः प्रातः पतली खिचड़ी, सब्जियों का सूप आदि, सायंकाल थोड़ी सी गाढ़ी एवं संस्कारित खिचड़ी यानी खिचड़ी थोड़ी गाढ़ी हो। चौथे दिन प्रातःकाल गाढ़ी खिचड़ी, सायंकाल आहार का प्रयोग कराते हैं। पुनः 5वें दिन प्रातःकाल लघु यानी कम आहार और सुपाच्य आहार का प्रयोग कराते हैं। आज के समय के अनुसार लोगों के पास समय का अभाव है। ऐसी परिस्थिति में चिकित्सक युक्तिपूर्वक उपरोक्त संसर्जन क्रम को अपना सकता है। रोगी को कुछ दिनों तक लघु एवं सुपाच्य आहार पर रखे तो अच्छा होगा। संशोधन कर्म का संशय से मुक्त लाभ प्राप्त करने के लिए पूर्ण संसर्जन कर्म का पालन करना चाहिए। इसके बाद क्रम से आहार का प्रयोग करने देना चाहिए। अब अगला पश्चात कर्म है समन कर्म। प्रधान कर्मों के उपरांत रोगी को ऐसा विहार करना चाहिए जिससे शरीर के दोष का समन हो जाए, अर्थात रोगी को इस प्रकार के पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिसका समन रूप में प्रभाव उसके शरीर पर पड़े।
इस कर्म के अंतर्गत रोगी व्यक्ति के शरीर की वात पित्त का प्रकृति का ध्यान रखते हुए काढ़ा तैयार कर उसका सेवन भी कराया जाता है। अब अगला पश्चात कर्म है रसायन कर्म। पंचकर्म के द्वारा शरीर शोधन करने के उपरांत रोगी व्यक्ति को विशेष गुणों से युक्त रसायन देना चाहिए। पंचकर्मों से शरीर शोधन होने पर इन रसायन का प्रभाव रोगी व्यक्ति की सभी धातुओं पर भली भांति पड़ता है तथा रसायन के प्रभाव से शरीर की धातुएं पुष्ट होती हैं। धातुओं के पुष्ट होने से शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ती है एवं वह रोग पर शीघ्र विजय प्राप्त कर लेता है। कहा भी गया है कि लाभोपायो ही सततानाम रसादीना रसायनम, अर्थात उत्तम रस आदि धातुओं का जिसके प्रयोग से लाभ पाया जाता है वह रसायन कहलाता है। अर्थात रसायन वह है जिससे धातुएं शरीर की धातुएं पुष्ट होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इनको बल मिलता है तथा ये मजबूत होती हैं एवं व्याधि को दूर करने के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात व्याधि को दूर करने वाले पदार्थ को भी रसायन कहते हैं। युवावस्था को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए आयु, बुद्धि, बल, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर आदि को बढ़ाए रखने के लिए जिन उपायों का वर्णन किया गया है उन्हें रसायन कहा गया है या उस तंत्र को रसायन तंत्र कहते हैं। रस आदि 7 धातुओं का निर्माण कर रसायन शरीर को सुदृढ़, यौवन संपन्न, रोग मुक्त, दीर्घायु, अधिक बुद्धि वाला, पौरुष पराक्रम वाला बनाने में सहायता करते हैं। ऐसे द्रव्यों को रसायन कहा जाता है। रसायन के प्रकार की बात करें तो उद्देश्य के आधार पर रसायन निम्न प्रकार के होते हैं। काम्य रसायन, ये 3 तरह के होते हैं: प्राण काम्य, मेधा काम्य तथा श्री काम्य यानी कांति वर्धक युक्त। अर्थात ये प्राण व बुद्धि तथा कांति को बढ़ाते हैं। फिर अगले हैं नैमित्तिक रसायन, इनका प्रयोग व्याधि की चिकित्सा के लिए किया जाता है। फिर हैं आजनिक रसायन, इनका प्रयोग स्वास्थ्य के रक्षण के लिए किया जाता है, जैसे दूध और घी आदि। उपयोग के आधार पर रसायन, उपयोग के आधार पर भी रसायन के अन्य भेद किए गए हैं, जैसे मेद्य रसायन या बल्य रसायन। अब जैसे मुख्य रसायन योग क्या उपलब्ध हैं बाजार में या आधुनिक युग में, उनकी बात करें तो जैसे आम्लकी रसायन, शिलाजतु रसायन, ब्रह्म रसायन, चमनप्राश, हरितकी रसायन, पीपली रसायन, नागवला रसायन, भल्लताक रसायन, स्वर्ण रसायन, अश्वगंधा रसायन, ऋतु हरितकी आदि। वर्धमान या बड़ी पीपली रसायन का आजकल सफल प्रयोग मेदो मंदता तथा आम बात रूमेटाइड में अच्छी तरह से किया जाता है तथा अमृत भल्लताग रसायन का प्रयोग भी किया जाता है। मोटापे में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब ये हैं सभी पंचकर्मों के पश्चात ध्यान रखने वाली बातें, इन्हें पश्चात कर्म की संज्ञा दी गई है। अब इसके बाद एक तरह के पश्चात कर्म जब हम अलग अलग पंचकर्म कराते हैं तो उनके बाद भी ध्यान रखी जाती हैं। वे कर्म भी पंचकर्म के पश्चात के कर्म हैं। मान लिया जैसे वमन कर्म कराया तो उसके बाद क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो वह बातें भी पश्चात कर्म में आती हैं। पंचकर्मों के अंतर्गत आने वाले पश्चात कर्म में इन्हें रखा जा सकता है। आयुर्वेद में एक प्रकार के पश्चात कर्म तो सभी 5 प्रकार के पंचकर्मों के बाद की तैयारी के उद्देश्य से किए जाते हैं, जैसे संसर्जन कर्म, समन कर्म एवं रसायन प्रयोग। और दूसरे प्रकार के पश्चात कर्म पंचकर्म की समाप्ति के उपरांत किए जाते हैं या उस समय कराए जाते हैं जब पंचकर्म की क्रिया समाप्त हो जाती है। अर्थात ये पंचकर्म की क्रिया के बाद उनका प्रभाव बढ़ाने के लिए आवश्यक सावधानी व दिशा निर्देश के रूप में बताए जाते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे वमन क्रिया के पश्चात कर्म, वमन कर्म की समाप्ति के बाद रोगी को
उसके सामान्य आहार तक लाने की अवधि में जो भी कर्म किए जाते हैं वो सभी पश्चात कर्म के अंतर्गत आते हैं। जैसे वमन की समाप्ति पर रोगी के मुख हाथ पैर को शीतल जल से धुलवाकर 1 से 1.5 घंटे तक विश्राम कराते हैं। विश्राम की अवस्था में रोगी का निरीक्षण भी करते रहते हैं। रोगी को लार, श्राव या मुंह से लार इत्यादि तो नहीं आ रही। रोगी को बैरेचिक या प्रयोग किए जाने वाला धूम्रपान भी करा सकते हैं। गले एवं मुख की कफ निकालने या उसकी समाप्ति होने पर पुनः रोगी के हाथ पैर को अच्छी तरह धुलवाते हैं। संयम पूर्वक अपने दिन बिताने का निर्देश देते हैं। तेज आवाज में न बोलना, अधिक देर तक न बैठना, देर तक खड़े नहीं रहना, अधिक चलना नहीं होता या टहलना नहीं, क्रोध एवं शोक नहीं करना, अधिक शीत, धूप, ओस, आंधी में नहीं रहना, झटके देने वाली सवारी की यात्रा न करें, मैथुन, रात्रि जागरण एवं दिवाशयन यानी दिन में ना सोएं, संयोग, संस्कार, वीर्य एवं प्रकृति विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन पचने वाला, हल्का तथा आपकी प्रकृति के विरुद्ध ना हो। विरेचन क्रिया के पश्चात कर्म। वमन कर्म के पश्चात कर्म की तरह ही विरेचन वेगों की समाप्ति के पश्चात रोगी की अग्नि बल के अनुसार उसे सही स्थिति में या सामान्य स्थिति तक आने में जो कर्म किए जाते हैं वो विरेचन के पश्चात कर्म कहलाते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। वमन पश्चात धूम्र की तरह विरेचन में भी धूम्रपान का प्रयोग नहीं कराते। त्याज्य कर्मों में मन के भाव को शांत रखना चाहिए, यानी भाव ऐसे ना हो जो हमें परेशान करें। विरेचन के पश्चात अगर निरुबस्ती देनी है तो कम से कम 7 दिन बाद देनी चाहिए, क्योंकि विरेचन से रोगी की कोष्ठक यानी आंतें रिक्त होती हैं। अतः रोगी जब तक अपने पूर्ण आहार पर न आ जाए तब तक उसको निरुबस्ती नहीं दी जानी चाहिए। भोजन हल्का व सुपाच्य करना चाहिए। झटके देने वाली सवारी की यात्रा न करें। बस्ती कर्म के पश्चात कर्म। बस्ती दान के पश्चात बस्ती का वापस आना, उत्पन्न लक्षण, रोगी की आहार व्यवस्था आदि विषय पश्चात कर्म के अंतर्गत आते हैं। बस्ती देने के पश्चात जो कर्म करते हैं उन्हें बस्ती के पश्चात कर्म कहते हैं। बस्ती देने के पश्चात कुछ विशेष बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक होता है, तभी बस्ती कर्म सफल हो पाता है। बस्ती के शरीर से वापस लौटने को बस्ती प्रत्यागमन कहते हैं। इसमें लगे समय को ही बस्ती प्रत्यागमन काल कहा जाता है। बस्ती के मुख्य 2 प्रकार कहे जाते हैं, निरु और अनुवासन बस्ती। अतः इन दोनों क्रियाओं के अंतर्गत आने वाले पश्चात कर्म निम्नलिखित हैं। निरु बस्ती क्रिया के पश्चात कर्म। बस्ती के पश्चात यदि अद्यमान, दर्द, ज्वर आदि की शिकायत होती है या ये लक्षण उत्पन्न होते हैं तो ऐसी अवस्था में तीक्ष्ण निरु बस्ती का प्रयोग कर पूर्व में दी गई बस्ती का शोधन करते हैं। बस्ती प्रत्यागमन होने तक रोगी का निरीक्षण करते रहें। मलमूत्र की प्रवृत्ति, शारीरिक स्थिति, उत्पन्न लक्षण आदि के आधार पर सम्यक, अयोग तथा अतियोग के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए बस्ती का निर्धारण करना चाहिए। अधिक बस्ती देनी हो तो उस दिन नहीं देनी चाहिए। पक्वाशय में गड़बड़ होने का भय रहता है। गुदा प्रक्षालन या मल प्रक्षालन हेतु हल्का गुनगुना पानी का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को विश्राम करने को कहना चाहिए। रोगी अपने को थोड़ा हल्का हो गया है जब ऐसा लगने लगे तो उसे सामान्य जल में स्नान कराना चाहिए। अधिक देर तक बैठना या खड़े नहीं रहना चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। ठंडे जल का पान प्रयोग न करें, यानी पीने में ठंडा जल उपयोग न लाएं। आहार समय पर तथा हितकर एवं हल्का लें।
अनुबासन बस्ती क्रिया के पश्चात कर्म। नेहरू बस्ती की तरह अनुबासन बस्ती के भी पश्चात कर्म होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। बस्ती के होने के बाद रोगी को एक आहार काल में यानी दिन भर में उपवास कराकर दूसरे दिन मध्याह्न यानी दोपहर से हल्का एवं रोगी को प्रिय लगने वाला आहार दें। उपवास काल में या सामान्य रूप से वमन, विरेचन, निरु और अनुवासन के बाद गुनगुना जल पीना लाभकर होता है। जल अगर धनिया एवं सौंठ से सिद्ध हुआ हो तो आसानी से पचता है, अग्नि की वृद्धि करता है, कफ का भेदन कर या छेदन कर बात को मुक्त करता है। सायंकाल चावल, मांस आदि का आहार देना अनुवासन बस्ती के बाद बताया गया है। रोगी के गुदा प्रक्षालन या मल द्वार को धोने के लिए गुनगुने जल का प्रयोग करें। नस्य क्रिया के पश्चात कर्म। नस्य क्रिया के पश्चात आने वाले कर्म निम्नलिखित हैं। नस्य कर्म के पश्चात मुख धोने हेतु गुनगुने पानी का उपयोग करें। गला, नासिका एवं कंठ तथा सिर के कफ के लिए गुनगुने जल का गंडूस धारण भी कराते हैं। आवश्यक होने पर धूम्रपान भी कराया जा सकता है। भोजन काल या भोजन की स्थिति उपस्थित होने पर दोषों का विचार करते हुए आसानी से पचने वाला आहार ग्रहण करते हैं। रोगी को धूल, धुआं, दिन में सोना आदि नहीं करना चाहिए या धूल धुएं जैसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए। पान, स्नान में सुकोष्म जल यानी पीने के लिए और नहाने के लिए अधिक ठंडे जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। पथ्य आहार के रूप में हल्का सुपाच्य आहार जैसे रोटी, परवल, अदरक, आंवला, लौकी, तुरई, टिंडा, मूंग की दाल आदि का प्रयोग कराते हैं। रक्त मोचन क्रिया के पश्चात कर्म। रोगी के त्वचा पर घाव या छिद्र के स्थान पर हल्दी या जात्यादि तेल की मालिश या लेप लगाना चाहिए। नस को भेदने में प्रयोग की गई सुई एवं सिरिंज आदि का प्रयोग करने के बाद उसे ठीक प्रकार से नष्ट कर देना चाहिए और फेंक देना चाहिए। अधिक देर तक बैठना या खड़े नहीं रहना चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए। मैथुन, रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। आहार समय पर हितकर एवं हल्का लेना चाहिए। अधिक टहलना भी नहीं चाहिए। क्रोध एवं शोक आदि से बचना चाहिए। रक्त मोचन की क्रिया के भली प्रकार हो जाने के बाद रोगी को शीतल आहार विहार प्रदान किया जाता है। इस शीतल उपचार से वायु दोष प्रकोपित हो सकता है। ऐसा होने पर रक्त मोचन के स्थान पर सूजन और दर्द हो जाती है। इसकी शांति के लिए उस स्थान पर हल्का गर्म किया हुआ घी लगाना चाहिए। रक्त मोचन के बाद जब तक रोगी पुनः अपनी सामान्य शक्ति प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे शारीरिक भ्रम, मैथुन, क्रोध, शीतल जल से स्नान, तेज हवा, दिन के समय सोना, एक बार ही भोजन करना चाहिए। शोक, चिंता, वाद विवाद आदि चीज़ों से बचना चाहिए। हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्षार, अम्ल और कटु रस जैसे पदार्थों से परहेज करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि पश्चात कर्म यदि ठीक से पालन किए जाए तो पंच कर्मों का चिकित्सीय प्रभाव और बढ़ जाता है तथा शरीर को और अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। यह पश्चात कर्म भी किसी वैद्य या चिकित्सक की देख रेख में ही करने लाभकारी होते हैं तथा हितकर होते हैं।